अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्रमांक 33 सन 1989 11 सितंबर 1989। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें याद रखने वाले जो पॉइंट हैं उन्हें मैं पहले स्टार्टिंग में कोई वीडियो में किया हुआ है, पर इस वाले को मैं ये जो अनुसूचित जाति वाला है इसको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे और लास्ट में अपन ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। 11 सितंबर 1989 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्य पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। प्रारंभिक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। दूसरा है परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। बी कहता है संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेत है। बी भी है आश्रय से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं। बी सी है आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। पहला, अन्य व्यक्ति से आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित व्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना या अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या अवसरों का प्रत्याख्यान करना, जिसमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं या पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं या ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः की जाएगी, या ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंध में प्रतिविरत रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। बी डी है अनन्य विशेष न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है। बी ई है वन अधिकार का वह अर्थ होगा जो अनुसूचित जातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 7 का 2 की धारा 3 की उपधारा 1 में है। बी एफ है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का वह अर्थ होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 में उसका है। अगला है लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता 2G में बताया गया है। लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदी हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है। अब सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। ई है विशेष लोक अभियोजक से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कोई लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। ई ए है अनुसूची से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। ई बी है सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए
या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उनको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना विपरीत है। इसी है पीड़ित से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड गा के अधीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक इसी पढ़ रहे हैं अपन तो मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक या धनी हानि या उसकी संपत्ति को हानि फिर से पढ़ते हैं। इसी पीड़ित से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड सी के अधीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक या धनी हानि या उसकी संपत्ति को हानि, वहन या अनुभव करता है, जिसके अंतर्गत इसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी है। ईडी है साक्षी से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने का, कथन करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है। एफ ए उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम के प्रयोग हैं किंतु परिभाषित नहीं और यथास्थिति भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रज्ञा संहिता 1973 में परिभाषित है, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो उन अधिनियमों में है। दूसरा है, इस अधिनियम में किसी अधिनियम या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानीय विधि यदि कोई हो के प्रति निर्देश है। अत्याचार के अपराध। तीसरा है, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है अध्याय 2 है अत्याचार के अपराध। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, पहला, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है, ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने का, खाने के लिए मजबूर करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वारा मल मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल मूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन, मूछ हटाना, चेहरे का शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा, ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों में सदुस बेकब्जा करेगा। किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा, उसके उत्पादन को ले जाएगा। स्पष्टीकरण है, खंड 4 और इस खंड के प्रयोजन के लिए सदोष पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की सहमति के विरुद्ध, व्यक्ति की सहमति से जहां ऐसी सहमति व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को जिसके विरुद्ध हितवध मृत्यु या उपपत्ति या भय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है, या ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना
जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को बेकार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजन के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलाश्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को मानव पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा। ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा। नियोजन को अनुज्ञात करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसे ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा। पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। था बताता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा। मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने। बढ़ा बताता है किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित फाइल न करने या किसी ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याकृत करने। या ई बताता है किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे। रहा है अनुसूचित जाति जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 का के अधीन नगर पालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है अपने सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा। मतदान के पश्चात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को आपत्ति या घोर आपत्ति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा जो उसको प्राप्त है। किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या किसी विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा। है अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या देशप्रेम या तंग करने वाला वाद या दंडिक या अन्य विधिक कार्रवाइयाँ संस्थित करेगा। किसी लोक सेवक को किसी मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसे लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा। दावा आता है अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा। लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए वस्तु पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति फोटो और रंग चित्र है। पाए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लेखिक या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिव्यांगजन व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा। अनुसूचित जाति के किसी स्त्री को सासा यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य लैंगिक प्रकृति का और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी स्त्री के बारे में यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों कृत्यों या अंग विक्षेपों का उपयोग करेगा। स्पष्टीकरण उपखंड 1 के प्रयोजन के लिए सहमति पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करारा अभिप्रेत है जब कोई व्यक्ति शब्दों अंग विक्षेप या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्त्री को जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति ले के रूप में नहीं माना जाएगा, परंतु यह और कि स्त्री का अपराधी के साथ सहित लैंगिकतया सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्यतः
उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा, जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतः उपयोग किया जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के लिए रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का पड़ रहे हैं ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उससे किसी अन्य वर्ग के सदस्यों के उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है या है। यह है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कराएगा, परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा या निवारित करेगा। आ है किसी क्षेत्र के समृद्ध संपत्ति संसाधन का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से का विश्राम या शमशान भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना। बड़ा है साइकिल, मोटरसाइकिल आरोहण या सवारी करना, सार्वजनिक स्थानों में जूते, नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना। यह जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाट रस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना। ये किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं या किसी वृत्ति में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है। या है जादू टोना। अब यह है जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा, मानसिक यंत्रणा देगा या है अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह या सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। दूसरा है कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। पहला, मिथ्या साक्ष्य देगा, गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है दोषित कराना है या यह जानता है कि इससे उसका दोषित होना संभव है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसी मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषित किया जाता है और फांसी दे दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है करता है मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति जनजाति मिथ्या साक्ष्य देगा गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है दोषित कराना है। वह यह जानता है कि उससे उसका दोषित होना संभव है। वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। तीसरा है अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभव है। वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। चौथा है अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारण पूजा के स्थान
के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है, वह जानता है कि उससे ऐसा होना संभव है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। चौथा हो गया। पांचवा है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। भी ए है अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन या विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 6 है यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्षी को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। या 8 लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। धारा 4 है कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। दूसरा उपधारा 1 में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा। पहला है पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना। दूसरा है इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना, अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना। सी है इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना। डी है पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना। ई है अन्वेषण करना, विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना, विलंब यदि कोई हो लिखित में स्पष्ट करना। एफ है किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप में तैयार करना, विरचित करना, उसका अनुवाद करना। जी है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना, परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे। लोक सेवक द्वारा अपराध उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाएगा। 5 है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। 6 है भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 की 34 धारा 34 अध्याय 3, 4, 5, 5A 149 धारा और अध्याय 23 के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए लागू होते हैं। धारा 7 है कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वहां विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति या स्थावर या जंगम या
जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है सरकार को संप्रेषित हो जाएगी। दूसरा है, जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएगी, और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्ध है, वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक संपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। धारा 8 है, अपराधों के बारे में अवधारणा। इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो वह विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा करेगा कि विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। बी है, व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है, तो यह अवधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। सी है, अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब या व्यक्तिगत ज्ञान रखता था। न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान था। धारा 9, शक्तियों का प्रदान किया जाना। संहिता में या इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध की किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह पहला, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उसके निपटारे के लिए, या बी है, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी जिले या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या यथास्थिति ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशिष्टियां किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी। दूसरा है, पुलिस के सभी अधिकारों और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम, आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे। तीसरा है, संहिता के उपबंध जहां तक हो सके उपधारा 1 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे। तीसरा है, संहिता के उपबंध जहां तक हो सके उपधारा 1 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे। अध्याय 3 है, निष्कर्षण। 10 है, ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभाविता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और 3 वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था वापस न लौटे। दूसरा है, विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिस पर वह आदेश किया गया है। तीसरा है, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंग्रहित या उपांतरित कर सकेगा। 11 है, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है, निर्देश
किए गए रूप में हटने में असफल रहता है। इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। दूसरा है विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूत सहित या उसके बिना बंद पत्र निष्पादित करे। तीसरा है विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा। चौथा है ऐसे व्यक्ति जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है जिससे उससे हटने के लिए निर्देश दिया गया था अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवशित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा। पांचवा है यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तद्वारा स्वयं को हटाने में असफल रहेगा इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। 12 है ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। दूसरा है यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने माप और फोटो लेने दे इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है उससे इनकार करता है तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। तीसरा है उपधारा 2 के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इनकार करने की भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा। चौथा है जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां धारा 2 के अधीन किए गए सभी माप और फोटो जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था। धारा 13 है धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अध्याय 4 है विशेष न्यायालय और अनान्य विशेष न्यायालय शीघ्र विचारण का बंद करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट स्थानों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। दूसरा है राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं। तीसरा है विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाही दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्ष्यों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता तो तीसरा विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाही दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्ष्यों के विलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता तो परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
14A है अपीलें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होंगी। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय की जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। तीसरा है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश, आदेश से जिसकी अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी, परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, परंतु यह और कि कोई अपील 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। 4 उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर होगा। धारा 15 है विशेष लोकाभियोजक और अनन्य लोकाभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोकाभियोजक निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोकाभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। दूसरा है राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य विशेष लोकाभियोजक को निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य विशेष लोकाभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। 4A है अध्याय 4A है पीड़ित और साक्षी के अधिकार। 15 का है पीड़ित और साक्षी के अधिकार। राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्पीड़न या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। दूसरा है पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग की शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है व्यवहार किया जाएगा। तीसरा है किसी पीड़ित या उससे आश्रितों को किसी न्यायालय की कार्रवाइयों की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा। तीसरा है किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्रवाई की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोकाभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगी। चौथा है किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय को किन्हीं दस्तावेज या सारवन साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। 5वां है कोई पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाइयों में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्धदोष या दंडादिष्ट या सिद्धदोष, दोषमुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबद्ध कार्रवाइयों या बहसों और सिद्धदोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्रवाइयाँ या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्रवाइयों में सुने जाने का हकदार होगा। 6 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। का है छठे का है न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण, व्यय और अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। डी है पुनः अवस्थान। 7वां है राज्य संबंध विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय स्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित
आदेश पारित करेगा। 8वां है उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंध विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्रवाइयों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित सूचनाकर्ता साक्षी के संबंध में विशेष लोकाभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित कर सकेगा। का है जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेश या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना। बी है साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना। तीसरा है पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्प्रेरण से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन यदि आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना। सी हो गया आदेश पारित करना। परंतु खंड ग के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। परंतु यह और कि खंड ग के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है, वहाँ न्यायालय ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरुद्ध करेगा। 9 है अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्पीड़न या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित में दी गई हो, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उसको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी। 10वां है इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयाँ वीडियो अभिलिखित होंगी। 11 है संबद्ध राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे का है अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सके। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सके। अत्याचार से पीड़ित या उसके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके। मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके। पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़े या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रतिदिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके। अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके और शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। झा है अन्वेषण, जा हो गया, जैसे पढ़ रहे अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। झा है अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्रति प्रदान की जा सके। चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियाँ की जा सकें। राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। ठाए अन्वेषण और विचारणा की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। ड़ा है अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके। इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। 12 है अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।
अध्याय 5 है प्रकीर्ण। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने की शक्ति। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। 17 है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, इतला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं, या बार बार आते जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभाविता है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा। दूसरा है संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध जहां तक हो सके उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए लागू होंगे। तीसरा है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिससे उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करेंगे। 18 है अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना। संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। 18 ए है किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की अठारह एक इसमें नहीं दी गई है, 18(1) में पढ़ देती हूँ। 18(a) में है किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदक की आवश्यकता नहीं होगी जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। दूसरा है किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के देते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे। 19 है इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों की संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवेक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना। संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है। 20 अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवा इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। 21 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार इस नियमित बनाए इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हो। दूसरा है विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा। पहला है ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है व्यवस्था। दूसरा है इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों जिनके
अंतर्गत अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति भी यात्रा और भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था। तीसरा है अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था। चौथा है इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने या उसका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। पांचवा है ऐसे समुचित स्तरों पर जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उसके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे समितियों की स्थापना करना। छठवां है इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण का समय समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था। सात है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है, ऐसे उपाय करना जिससे कि ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तीसरा है केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के समन्वय करने के लिए आवश्यक हो। चौथा है केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी। 22 से सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात के लिए कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। 23 नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। दूसरा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब यह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में जो याद करने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 11 सितंबर 1989 को प्राप्त हुई और यह दिनांक 30 जनवरी 1990 से प्रवृत्त हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। इसमें अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 149 इस अधिनियम में भी उसी तरह प्रयुक्त की जाती हैं जिस तरह भारतीय दंड संहिता में की जाती हैं। 20/3/2018 को डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक एवं बहुचर्चित निर्णय में दिशा निर्देश जारी करते हुए अभिनिर्धारित किया था कि गिरफ्तारी चाहने वाले किसी अन्य स्वतंत्र अपराध के अभाव में यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति एक लोक सेवक है तो नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना और यदि ऐसा कोई व्यक्ति एक लोक सेवक नहीं है तो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम के अधीन अपराधों की बाबत कोई गिरफ्तारी प्रभावी नहीं हो सकेगी। अगला है अनुसूचित जाति जनजाति 1989 में नवीनतम संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 27 सन 2018 द्वारा किया गया जिसके द्वारा नई धारा 18A जोड़ी गई। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ
2018 27 सन 2018 दिनांक 20 अगस्त 2018 से लागू किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार धारा 2A के अंतर्गत परिभाषित है। इस अधिनियम में संहिता से अभिप्रेत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आश्रित से अभिप्रेत पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है। इस अधिनियम के अंतर्गत शब्द अत्याचार का अर्थ है उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 366 के अधीन समुन्देशित होगा। इस अधिनियम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है तो उसका अर्थ यथास्थिति भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम अथवा दंड प्रक्रिया संहिता से लगाया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन संबंधित अधिनियम की धारा 3 में वर्णित है। इस अधिनियम की धारा 3 1 और 2 दोनों में अत्याचार दंडनीय है। इस अधिनियम के प्रावधान उक्त परिभाषित परिस्थिति में आकर्षित होते हैं जब परिवादी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो और अपराधी जिस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो। इस अधिनियम के अधीन की कोई भी अपराध केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से दंडनीय कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य का नहीं है किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के विरुद्ध हत्या के अपराध के मामले में झूठी गवाही देता है जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के उस सदस्य को दोषी पाया जाकर उसके विरुद्ध मृत्युदंड का कार्यान्वयन हो जाता है तो ऐसी झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति मृत्युदंड का भागी होगा। कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को अपने उसके मकान, गांव, निवास के मूल स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है, कराता है व 6 मास से कम ना होने वाले परंतु 5 वर्ष तक हो सकता है कारावास से दंडनीय होगा। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधन करना अधिनियम की धारा 3 एकदा के अंतर्गत अपराध गठित करेगा यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 एकदा के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए घटना स्थल पर पीड़ित की उपस्थिति आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 3 1 के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए दे अधिकतम दंड 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान जो मृत्युदंड विहित करता है वह है धारा 321। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड मृत्युदंड है। इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा भारत धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 6 माह के कारावास से दंड का प्रावधान है। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित होगा। मास से कम की नहीं होगी 1 वर्ष तक की होगी दंडित होगा। अब है धारा 4(2) के अनुसार लोक सेवक का कर्तव्य है कि अन्वेषण करे और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करे तथा विलंब यदि कोई हो लिखित में स्पष्ट करे। इस अधिनियम के अंतर्गत दंड अधिनिर्णित करने वाला न्यायालय किसी व्यक्ति को कारावास की सजा अधिनिर्णित करने के साथ ही साथ उसकी संपत्ति के भी संपहरण का आदेश दे सकेगा। अधिनियम की धारा 8(a) की उपधारणा खंडनीय है और 8(b) की उपधारणा अखंडनीय है। इस अधिनियम के दिन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण अपराधी उपधारित कर सकता है। अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता है जब तक अन्यथा साबित ना हो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति जनजाति पहचान का ज्ञान था। ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की संभावना है धारा 10 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। धारा 10 के अधीन किसी व्यक्ति को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी स्थान पर
न लौटने का आदेश दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निष्कासन की शक्ति विशेष न्यायालय को प्रदत्त की गई है। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माप फोटो चित्र लिए जाने पर प्रतिरोध करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम विशेष न्यायालय को पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो विशिष्ट न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 10 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा दी जा सकती है। धारा 14 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 14 के तहत होता है। अनन्य विशेष न्यायालय राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से स्थापित किए जाते हैं। यदि किसी जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं तो ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय होना घोषित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय भी निर्दिष्ट कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण की अधिकारता विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय को है। राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालय की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 माह की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं। इस अधिनियम के अधीन विचारण आरोप पत्र फाइल करने की तारीख से 2 माह के भीतर पूरे किए जाने का प्रावधान है। धारा 14(a) के अधीन अपील का प्रावधान संशोधन अधिनियम सन 2016 द्वारा जोड़ा गया है। अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होगी। किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होगी। विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की जमानत मंजूर करने या नामंजूर के लिए के किसी आदेश के विरुद्ध अपील भी उच्च न्यायालय के समक्ष होगी। 14(a) के अधीन अपील ऐसे निर्णय दंडादेश आदेश के किए जाने के 90 दिनों के भीतर की जाएगी। पर्याप्त कारण के आधार पर अधिकतम 180 दिनों के भीतर अपील फाइल की जा सकती है। 14(a)(1) के अधीन ग्रहण की गई अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव 3 माह के भीतर किया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान धारा 15 में किया गया है। अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिवक्ता को 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करना आवश्यक है। संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अधिनियम में नया अध्याय 4(a) जोड़ा गया जो पीड़ित और साक्षी के अधिकार के संबंध में उपबंध करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक अर्थदंड जुर्माना अधिरूपित करने और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार में नहीं थी। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी स्थानीय क्षेत्र को अत्याचार उन्मुख क्षेत्र घोषित किए जाने की शक्ति उपमंडल मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचार ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का न हो उत्तरदायी है। धारा 17 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के पूर्व क्षेत्र की अत्याचार उन्मुख क्षेत्र के रूप में घोषणा करना पूर्व शर्त है। धारा 17 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के पूर्व क्षेत्र की अत्याचार उन्मुख क्षेत्र के रूप में घोषणा करना पूर्व शर्त है। अगला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह प्रावधान धारा 18 के तहत किया गया है और नई धारा 18 का 2 भी इसी संबंध में उपबंध करती है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने बिलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 18 दंड प्रक्रिया संहिता की 438 को उपयोग करने में विवर्जित करता है, परंतु न्यायालय पर यह दायित्व किया गया है कि वह परिवाद के कथन की जांच करे और यह देखे कि क्या अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। मध्य प्रदेश राज्य
बनाम रामकृष्ण बालोटिया के प्रकरण में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह अभी निर्धारित किया गया है कि धारा 18 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करती है। अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा नई धारा 18 का अंतः स्थापित की गई है। नई धारा 18 का इस संबंध में उपबंध करती है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का अभियोग लगाए जाने पर प्रथम इतला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण या गिरफ्तारी से पूर्व कोई जांच या अनुमोदित आवश्यक न होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के प्रति अत्याचार के दोषी वयस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अधीन दोषी व्यक्ति जिसकी आयु मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बालोटिया के प्रकरण में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह अभी निर्धारित किया गया है कि 18 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करती। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 2018 27/18 द्वारा नई धारा 18A अंतः स्थापित की गई। नई धारा 18A इस संबंध में उपबंध करती कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का अभियोग लगाए जाने पर प्रथम इतला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण या गिरफ्तारी से पूर्व कोई जांच या अनुमोदन आवश्यक न होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के प्रति अत्याचार के दोषी वयस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अधीन दोषी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो दंड प्रक्रिया संहिता 360 लागू नहीं होती है। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट, इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अब हम इसके ओटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संक्षिप्त इतिहास एवं परिचय के बारे में है, ये देखते हैं। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? संरक्षण विभेद का सिद्धांत, सी वाला। नेक्स्ट, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है बंधुआ मजदूरी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है? तो 1989। अनुसूचित जाति जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो 17, अनुच्छेद 17 के तहत। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 17 से। अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 को किस तारीख से लागू किया गया? 26 जनवरी 2016। निम्न में से किस मामले में हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है? तो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में अभी निर्धारित हुआ है। निम्न में से किस नवीनतम मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 में नवीनतम संशोधन किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो अधिनियम क्रमांक 27 सन 2018। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम संशोधन 2018 27/2018 किस तारीख से लागू हुआ? तो 20 अगस्त 2018। अध्याय 1 है प्रारंभिक।
अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। जाति जनजाति अधिनियम लागू होता है पूरे भारत में। तीसरा है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? 11/9/1989। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990 से। 15 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार परिभाषित है निम्न के अंतर्गत 2A में। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अंतर्गत शब्द अत्याचार का अर्थ है उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध। 17 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेत है 2B में। 18 है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में आश्रित में निम्न में से पीड़ित का कौन सा नातेदार सम्मिलित नहीं है? तो पुत्र या पुत्र का पुत्र सम्मिलित नहीं है, पुत्र पति माता पिता सम्मिलित हैं। 19 अधिनियम 2015 के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा 2BB के तहत आश्रित नहीं है? तो दादा दादी आश्रित नहीं है, पति पत्नी बहन माता पिता बच्चे आश्रित हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम आश्रित में निम्न में से पीड़ित का कौन सा नातेदार सम्मिलित है? तो बालक पति पत्नी माता पिता सब सम्मिलित हैं। ये 20 हो गया हमारा। 21 है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में आर्थिक बहिष्कार किसे कहा गया है? तो अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित समव्यवहार करने का कारोबार करने से इनकार करना, अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिसमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं। सी है ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यता की जाएगी या ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंधों में प्रतिवरित रहना जो किसी उच्च व्यक्ति अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। उपरोक्त सभी। 22 इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति का अर्थ संविधान में कौन से अनुच्छेद के अधीन समुपदेशित होगा? 366 के अधीन। अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के वही अर्थ समझे जाएंगे जो वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 24 एवं 366 25 के अंतर्गत। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पीड़ित को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? 2(1) डा और गा में। 25 से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया, तो उसका अर्थ कानून की किस संहिता से लगाया जाएगा? तो भारतीय दंड संहिता से लिया जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम से और दंड प्रक्रिया संहिता से लिया जाएगा। 25 का हमारा उपरोक्त सभी सही है। 26 अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन संबंधित अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 3 में। 1989 की किस धारा में अत्याचार दंडनीय है? तो 3 में। 1989 की 3(1) के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कृत्य अत्याचार गठित होता है? तो अगाध या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना, जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अपमान करने के आशय से अपमानित या अभित्रस्त करना, मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा और बंदिश से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूत या अभित्रस्त करना। उपरोक्त सभी। 29 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधान निम्न में से किस परिस्थितियों में आकर्षित होते हैं? जब परिवादी अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य हो और अपराधी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो। 30 का एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति बी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को एक सार्वजनिक स्थान के रूढ़िगत अधिकार का उपयोग करने और वहां पहुंचने से प्रतिबंधित करता है। का इस अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो इनमें से कोई भी कि नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही लोग जो अपराध कर रहा है वो भी क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य, इस वजह से उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। 1989 के अधीन कोई भी अपराध केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो का सदस्य नहीं है, मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है उनके द्वारा ही यहाँ पर अपराध किया जा सकता है इस अधिनियम में।
अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता। कार्य से इतनी थोड़ी बत्तीस से अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता। कार्य में इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता, इसका बचाव नहीं ले सकता। इसका मिल सकता है कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था। कार्य वह भी पीड़ित की ही जाति का है और उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब यदि कोई कहता है कि मैं भी उसी जाति का हूँ, मतलब दोनों ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, तो भी उससे बचाव मिल जाएगा। यदि वो कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति ने हम पर आक्रमण किया था, तो प्रतिरक्षा अपने शरीर की संपत्ति की रक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया, कुछ थोड़ी बहुत जो हो गया तो वो इसलिए किया प्राइवेट प्रतिरक्षा में, तो भी बचाव मिल सकता है। परंतु वो ये नहीं कह सकता है कि थोड़ी सा ही अपराध हुआ है इस अधिनियम के तहत, तो इसका बचाव नहीं मिल सकता। थोड़ा हो या बहुत, इसका कोई प्रभाव नहीं है। 33 से का एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बी अनुसूचित जनजाति की महिला की सील भंग के आशय से उस पर हमला करता है। का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत अपराधी है? तो किसी के भी तहत नहीं। उनके ऊपर ये लागू नहीं होती, ये रिपीट हो गया, जो कोई खुद अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य होते हैं। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है पशु का शव हटाने हेतु, किसी पशु की खाल खींचने हटाने हेतु, बुहारना या सफाई हेतु। उपयुक्त सभी इसमें है आंसर। पैंतीस अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में उस व्यक्ति के लिए प्रावधान है जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को बेगार के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा? 31H में, 3(1) जा में। 36 से कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को उसके मकान, गांव या निवास के मूल स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है या कराता है, बंधनीय होगा। 6 मास से कम ना होने वाले परंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, कारावास से। सैंतीस एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं, वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसका घर अथवा सहवास की जगह छोड़ने को बाध्य करता है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? 6 मास से कम का नहीं होगा। यदि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध में दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? आजीवन कारावास एवं जुर्माना। 39 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति को निम्न में से अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है परंतु जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कारित करता है? मृत्युदंड। का जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, खा जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है के विरुद्ध हत्या के अपराध के मामले में झूठी गवाही देता है जिसके फलस्वरूप खा दोषी पाया जाकर उसके विरुद्ध मृत्युदंड का कार्यान्वयन हो जाता है। का निम्न दंड का दोषी है, भागी है तो मृत्युदंड का। 41 है का जो किसी अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, एक अनुसूचित जाति के एक सदस्य खा के शरीर के से बलपूर्वक कपड़े उतारता है, अनुसूचित जनजाति या जाति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अत्याचार का अपराध किया है? तो 3(1) के अंतर्गत। 42 क्या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत अपराध घटित करेगा? हाँ, यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया हो। 43 से एक अनुसूचित जाति के सदस्य को उसकी जाति को इंगित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) का अपराध गठित होगा यदि जनता के दृष्टिगोचर है कि व्यक्ति अपमानित हुआ है और वह मौजूद था। 44 से क्या अनुसूचित
क्या अनुसूचित जाति के सदस्य को उसके जाति को इंगित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1) का अपराध घटित होता है? तो यदि जनता की दृष्टिगोचर है कि व्यक्ति अपमानित हुआ है और वह मौजूद है। 44 क्या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 3(1) के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए घटना स्थल पर पीड़ित की उपस्थिति आवश्यक है? 45 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 3(1) के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए अधिकतम दंड होगा 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना। 47 1989 के अंतर्गत दांडिक प्रावधान जो मृत्यु दंड विहित करता है वह है 3(2)(I). अनुसूचित 48 से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की कौन सी धारा मृत्युदंड का दांडिक प्रावधान विहित करती है? 3(2)(I). अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है? तो 3(2) 3(2)(3). 50 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है? तो आजीवन कारावास से 3(2)(4) है, 3(2)(5) है, 3(2)(1) है, 3(2)(3) नहीं है। 51 एक्स यह जानता है कि वह अनुसूचित जाति के समुदाय का सदस्य परस्पर लड़ाई के अनुक्रम के दौरान एक्स वाई को धारदार हथियार से घोर उपतिकारित करता है। एक्स दंडनीय अपराध अंतर्गत धाराओं का दोषी होगा। तो 326 भारतीय दंड संहिता और 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का। 52 धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अपराध में कितना दंड है? आजीवन कारावास और अर्थदंड। 53 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? मृत्युदंड। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के दिन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 6 माह। एक लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन की उपेक्षा पर 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया जा सकता है? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत। 56 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की कौन सी धारा के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान है? 4 जो कोई लोक सेवक होते हुए किंतु अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य न होते हुए जानबूझकर अपने कर्तव्यों जिनका अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन उसका पालन किया जाना अपेक्षित है की उपेक्षा करेगा वह कम से कम कितने कारावास से? तो 6 महीने तक का कारावास। यदि कोई लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है और अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है तो उसे न्यूनतम दंड होगा 1 वर्ष तक का कारावास। 59 एक लोक सेवक अधिकारी जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है जानबूझकर इस अधिनियम के तहत प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करने में कोताही बरतता है तो उसे कम से कम कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने। 60 का एक लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह दंडनीय होगा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी 1 वर्ष की अवधि तक के कारावास से। 60 हो गया। 61 कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन अपने उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 4(2) अनुसार लोक सेवक का कर्तव्य है कि अन्वेषण करे और विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में
60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करे तथा विलम्ब यदि कोई हो लिखित में स्पष्ट करे। 63 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 4(2) में निर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान किस न्यायालय द्वारा लिया जाएगा? तो विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा। 64 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड क्या होगा? कारावास जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक का हो सकेगा। 65 अनुसूचित 1989 अधिनियम की कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों को लागू किए जाने की व्यवस्था करती है? तो धारा 6। 66 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अंतर्गत दंड अधिनिर्णित करने वाला न्यायालय किसी व्यक्ति को कारावास की सजा अधिनिर्णित करने के साथ ही साथ उसकी संपत्ति में भी संपहरण का आदेश दे सकेगा। हाँ, दे सकेगा। 67 है, 66 हो गए। 67 8(1) अधिनियम की धारा 8(a) और (b) उपधारणाओं के संबंध में प्रावधान करते हैं। यह उपधारणा 8(a) की उपधारणा खंडनीय है, 8(b) की उपधारणा खंडनीय है। 1989 के प्रावधानों में अपराधों के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा शामिल की जाएंगी? तो दुष्प्रेरण की। सामान्य आशय उद्देश्य नहीं की जाएंगी, दुष्प्रेरण की जाएंगी। 69 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या अवधारित कर सकता है? तो दुष्प्रेरण कर सकता है। 70 है, 1989 के अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता है, तो जब तक अन्यथा साबित ना हो जाए, न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान था। अध्याय 3 ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा 1989 के अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की संभावना निम्नलिखित के अंतर्गत हटाया जा सकता है। तो धारा 10 के अंतर्गत। 71 में धारा 10 के अंतर्गत। 72 अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निष्कासन की शक्ति किसको प्रदत्त है? विशेष न्यायालय। 73 ऐसे व्यक्ति को जिसके संबंध में यह संभाव्य है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अध्याय 2 के अंतर्गत अपराध करेगा, उसे उस क्षेत्र से हटाने का आदेश कौन दे सकेगा? तो विशेष न्यायालय दे सकेगा। 74 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 10 के अधीन किसी व्यक्ति को कितने वर्ष तक की किसी स्थान पर न लौटने का आदेश दिया जा सकता है? तो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। 75 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा के अधीन ऐसे व्यक्तियों की जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेने का प्रावधान उपबंधित किया गया है? तो धारा 12। 75 है, धारा 12। 76 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है और यदि उस अपनी माप और फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है, तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा? 186 भारतीय दंड संहिता 1860। धारा 186 और भारतीय दंड संहिता 1860 की। 77 निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना ये शक्ति नहीं है। किसी अपराध के दोषी अभियुक्त की सम्मति का संपहरण करना ये है। ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभाविता है ये है। ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभाविता है ये भी। अठहत्तर कोई भी व्यक्ति जो विशिष्ट न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 10 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? 1 वर्ष एवं जुर्माना। 79 यदि कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 10 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तब उसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। 80 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है? 14 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अंतर्गत
अनन्य विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? राज्य सरकार एवं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। यदि किसी जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं तो ऐसे जिलों में के लिए किस न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया जाएगा? सेशन न्यायालय को। 1989 अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। 1989 के अधीन एक विशेष न्यायालय के रूप में सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए सहमति आवश्यक है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। 86 है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराधों का विचारण किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, तहसीलदार द्वारा। ये सब गलत है। 87 है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण की अधिकारता निम्न में से किसको है? विशेष न्यायालय को। 88 अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारता किस न्यायालय को है? तो विशेष न्यायालय को। अधिनियम के अंतर्गत किस न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया जाता है? सत्र न्यायालय। 90 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 के अधीन अपराध का विचारण किया जा सकता है ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विशेषतः विनिर्दिष्ट किया गया हो। 91 राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 माह की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं। 92 है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन विचारण आरोप पत्र फाइल करने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान है? 2 माह। न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशिष्ट न्यायाधीश द्वारा पारित इस अधिनियम में वर्णित किसी अपराधों के संबंध में जमानत आवेदन स्वीकार करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी तो अपील प्रस्तुत करके। 94 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 14A के अधीन अपील तथ्य के संबंध में होगी और विधि के संबंध में भी हो सकेगी। 95 1989 के अधीन किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? उच्च न्यायालय के। 96 विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? तो उच्च न्यायालय। 97 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 14A के अधीन अपील ऐसे निर्णय दंडादेश आदेश की दंडादेश आदेश के किए जाने के कितने दिनों के भीतर की जाएगी? 90 दिन के। 98 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 14A के अधीन अपील पर्याप्त कारण के आधार पर अधिकतम कितने दिनों के भीतर फाइल की जा सकती है? 180 दिन। 99 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 14A के अधीन ग्रहण की गई अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा? 3 माह। विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में किया गया है? विशेष लोक अभियोजक 15। 101 अनुसूचित जाति जनजाति 1989 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो प्रत्येक विशेष न्यायालय में मामले के संचालन के प्रति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। 7 वर्ष।
102 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। 103 अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिवक्ता को कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करना आवश्यक है? तो 7 वर्ष। अध्याय 104 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में नया जोड़ा गया है। 4(1) किससे संबंधित है? पीड़ित और साक्षी के अधिकार से। 105 किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न, उत्पीड़न या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा राज्य सरकार का। 106 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 15(1)(6) किसको न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का कर्तव्य विशेष न्यायालय का अनन्य विशेष न्यायालय पर अधिरोपित करती है? तो पीड़ित को, सूचनाकर्ता या साक्षियों को, पीड़ित के आश्रितों को, सबको। 107 पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। 108 न्याय प्राप्त करने में पीड़ित और साक्षियों के कतिपय अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य किस पर अधिरोपित किया गया है? तो राज्य सरकार पर। अध्याय 5 प्रकरण अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत वर्णित किस प्रावधान में राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूलने से संबंधित सभी अन्य विषयों के लिए लागू करने की शक्ति है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10(1) के अंतर्गत। राज्य सरकारों को विधि का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त या अभियुक्तों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किया गया है? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में। 111 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करना। 112 अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक अर्थदंड अधिरोपित करने की शक्ति निहित है राज्य सरकार में। 113 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार। 1989 के अंतर्गत अपराध के दोषी व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदत्त है राज्य सरकार को। 115 अधिनियम के अंतर्गत किसी भी स्थानीय क्षेत्र को अत्याचार उन्मुक्त क्षेत्र घोषित किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है उपमंडल मजिस्ट्रेट को। 116 है 1989 के अंतर्गत लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचारग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो, सभी। एक 117 अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार उन्मुक्त क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक पद से नीचे की श्रेणी का ना हो। 118 धारा 17 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के पूर्व कौन सी पूर्व शर्त है? क्षेत्र की अत्याचार उन्मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषणा। 119 अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह प्रावधान है धारा 18 में। 120 अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18। अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी? धारा 18। 122 अधिनियम
1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? गिरफ्तारी, पूर्व जमानत। 123 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त निम्न प्रावधान के अधीन जमानत हेतु आवेदन नहीं कर सकता तो अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता। 124 1989 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तब वह निम्न अदालतों में से किसको अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है? उच्च न्यायालय, विशेष न्यायालय, सत्र न्यायालय। एक सौ 25 दंड प्रज्ञा संहिता 1973 की कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध करते हैं? 438 उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह प्रतिपादित किया था कि गिरफ्तारी चाहने वाले किसी अन्य स्वतंत्र अपराध के अभाव में यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति एक लोक सेवक है तो नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना और यदि कोई व्यक्ति एक लोक सेवक नहीं है तो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों की बाबत कोई गिरफ्तारी प्रभावी नहीं हो सकेगी। सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य। एक सौ 27 है सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 18 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को उपयोग करने में विवर्जन करता है परंतु न्यायालय पर यह दायित्व दिया गया है कि वह परिवाद के कथन की जांच करे और यह देखे कि क्या अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। बिलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य। निम्न में से किस प्रकरण में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बनाम 128 का है मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बलोटिया। 130 उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिए अपने निर्णय में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत किसी लोक सेवक को गिरफ्तार करने से पूर्व किसकी लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध में निर्देश दिया है? तो नियुक्ति प्राधिकारी के। 131 उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिए अपने निर्णय में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व किसकी लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए संबंध में निर्देश जारी किया है? तो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के। अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 में 27/2018 में किया गया संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का अभियोग लगाने पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण या गिरफ्तारी से पूर्व किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। 133 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 2018 27/18 द्वारा अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंतः स्थापित की गई है? तो धारा 18 का। 134 निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? नई ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 27/2018 द्वारा किए गए संशोधन के उपरांत यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध SC/ST एक्ट के अधीन किसी अपराध किए जाने का अभियोग लगाया गया है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। ये सही है? होगी मतलब ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे आवश्यक हो से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के मामले में SC/ST एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये सब सही है। गलत क्या है? नई अंतः स्थापित धारा 18 का के अनुसार लोक सेवक से भिन्न किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए या गिरफ्तारी के लिए किसी प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। ये गलत है और हमें इसमें गलत आंसर छांटना था। 135 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन किसी अपराध
किए जाने का अभियोग होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के उपबंध लागू नहीं होंगे। यह उल्लिखित किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 18 और 18(2) में। 136 अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के प्रति अत्याचार के दोषी वयस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता। 137 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है सिर्फ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को। 138 अधिनियम के अधीन दोषी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 लागू नहीं होती। क्या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन दोषी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो पर दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है? संहिता की धारा 360 लागू होती है तो नहीं, 360 लागू नहीं होती। 139 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 19 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यह कथन अंशतः सही है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। 141 निम्न में से कौन से राज्य के दायित्व की श्रेणी में नहीं आता? यद्यपि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य का दायित्व है। इलाके में स्कूल खोलना ये नहीं आता। विधिक सहायता का प्रावधान, सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास, गवाहों के रखरखाव का खर्चा ये आता है। 142 का ने अपनी अनुसूचित जाति के नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया। कोई सबूत इस बात का नहीं है कि का ने नौकर को इरादतन अपमानित किया था। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 क्या इस मामले में लागू होता है तो नहीं होता। 143 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। 144 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के उद्देश्य को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे है? केंद्र सरकार को। 145 अधिनियम 1989 की धारा 23 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। 146 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराध का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अपनी अन्वेषण रिपोर्ट कितने समय के भीतर देगा? तो अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक की रैंक से कम का ना हो। 1995 के नियम 12(4) के अंतर्गत किसी लैंगिक शोषण के अत्याचार से पीड़ित महिला के लिए क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित है 2 लाख। अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो नियम 17 के तहत। होप सो आप सभी को, सॉरी मैं ये नीचे का नहीं दिखा पाई, 146 45 तक हो गया, 149 तक ये उसका आंसर है। पढ़ तो मैंने सारा ही दिया है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।